नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक ऐसी जगह चलने वाले हैं जहां आसमान से मानो आग बरस रही है, जमीन एकदम सूखी है और सबसे बड़ी बात वहां कोई बिजली नहीं है। जरा सोचिए, बिना बिजली के इस भयंकर गर्मी का सामना कैसे किया जाए। हमारी आज की इस कहानी में दो बच्चे हैं, चंदा और राजू। और हम देखने वाले हैं कि कैसे ये दोनों इस चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए अपने गांव की कुछ पुरानी लेकिन एकदम जादुई तरकीबें सीखते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इस स्थिति की कल्पना करके देखिए। तेज चिलचिलाती धूप, सूखी और धूल भरी हवाएं जो सीधे चेहरे पे थपेड़े मारती हैं, माथे से टपकता पसीना, और राहत के नाम पर कुछ भी नहीं। कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं। राजू को ही ले लीजिए, तितली पकड़ते पकड़ते वो एकदम थक गया है, पसीने से तरबतर है। बच्चों को भी एहसास हो रहा है कि भाई भयंकर गर्मी आने वाली है और उन्हें बिना किसी मशीन के इसका सामना करने के लिए अभी से तैयार होना पड़ेगा। और यहीं पर राजू एक बहुत ही मासूम सा लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछता है। बिना बिजली के हम खुद को ठंडा कैसे रख सकते हैं? मतलब क्या हम सूरज को छुपा देंगे? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव है। इसका जवाब खोजने के लिए बच्चे जाते हैं गांव के एक बुजुर्ग भोला काका के पास। काका के पास कुछ ऐसा पारंपरिक जीवन रक्षक ज्ञान है जो सच में हैरान कर देने वाला है। आइए देखते हैं। तो हमारा पहला तरीका है गांव का छाता, यानी पत्तों की छत से इंसुलेशन। बच्चे पहुंचते हैं भोला काका के आंगन में, जहां हवा में सूखी घास की एक बहुत ही तेज सौंधी सी महक है। काका जमीन पर बैठकर सूखे ताड़ और नारियल के ढेरों पत्तों को एक मोटी लकड़ी की सुई से सिल रहे हैं। ये सच में एक शानदार टीम वर्क है। सूखे पत्तों को सिला जा रहा है, नारियल की रस्सियों से बांधा जा रहा है। महेश सीढ़ी पर खड़े होकर उस गरम भूरी मिट्टी की छत पर इन पत्तों को बिछा रहे हैं। राजू नीचे से पत्तों का भारी गट्ठर ऊपर पकड़ा रहा है और चंदा बहुत ध्यान से रस्सियां बांध रही है। ये सब मिलकर घर के लिए एक तरह का प्राकृतिक छाता तैयार कर रहे हैं, ताकि सूरज की सीधी गर्मी उस मिट्टी की छत तक पहुंच ही ना पाए। अब यहां जो सबसे जरूरी बात महेश ने समझाई, वो है ये नंबर 3। जी हां, ये पत्ते बस ऐसे ही बेतरतीब नहीं बिछाए जाते। गर्मी को असरदार तरीके से रोकने के लिए इस प्राकृतिक छत की कम से कम 3 परतें होनी ही चाहिए। परत जितनी मोटी होगी, अंदर उतनी ही ज्यादा ठंडक मिलेगी। और पता है इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसे थर्मल इंसुलेशन कहते हैं। होता यह है कि जब सूरज की तेज गर्मी पत्तों के इन 3 मोटी परतों से टकराती है तो वो अंदर नहीं आ पाती। इस साधारण सी दिखने वाली प्रक्रिया एक तपती हुई भूरी मिट्टी के छत को एक ठंडी और हरी ढाल में बदल देती है। अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। ये समझ लीजिए कि ये प्रकृति का अपना खुद का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। चलिए अब अगले रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। आग को वापस लौटाना, सफेद रंगी दीवारों का जादू। छत का काम तो हो गया, अब बच्चे गली में आगे बढ़ते हैं और सोमू काका को देखते हैं। काका पेशे से तो कुम्हार हैं, लेकिन अभी वो एक बड़े से ड्रम में पानी के साथ कुछ मिला रहे हैं। वो एक ऐसा लिक्विड है जिसमें हल्के बुलबुले उठ रहे हैं और जो बिल्कुल दूध जैसा सफेद दिख रहा है। राजू बड़ी मासूमियत से पूछता है कि क्या काका घर की दीवारों पर दूध पोतने वाले हैं? लेकिन नहीं, ये कोई दूध नहीं है, बल्कि सफेद चूने के पाउडर और नील का एक बड़ा ही खास ठंडा मिश्रण है। जब इस मिश्रण को सूखी भूरी दीवारों पर लगाया जाता है ना, तो ये दीवार को सिर्फ चमकाता ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा साइंटिफिक काम भी करता है। और वो साइंटिफिक काम है हीट रिफ्लेक्शन, यानी गर्मी को वापस भेजना। सोमू काका बच्चों को समझाते हैं कि गहरे या भूरे रंग, जो कि मिट्टी का असली रंग होता है, वो सूरज की गर्मी को सोख कर घर के अंदर ले आते हैं। लेकिन सफेद रंग बिल्कुल एक शीशे या कहें दर्पण की तरह काम करता है। जब सूरज की किरणें इस सफेद चूने पर पड़ती हैं, तो ये गर्मी को सोखने के बजाय उसे वापस हवा में उछाल देता है ना कमाल का तरीका? और हाँ, इसमें भी एक खास तकनीक है। सिर्फ सफेद रंग पोत देना ही काफी नहीं है। महेश बच्चों को बताते हैं कि दीवार के निचले हिस्से में, यानी जमीन के एकदम पास, थोड़ा ज्यादा चूना लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तपती हुई जमीन अपनी गर्मी ऊपर की तरफ छोड़ती है। नीचे ज्यादा सफेदी होने से जमीन की वो गर्मी भी टकराकर वापस लौट जाती है और दीवारों के आसपास की हवा तुरंत ठंडी महसूस होने लगती है। राजू को तो ये इतना पसंद आया कि उसने अपनी नाक पर भी थोड़ा सा चूना लगा लिया, ताकि उसकी नाक गर्म ना हो। अब घर तो बाहर से ठंडा हो गया, लेकिन अब दोपहर हो चुकी है, तो खाने पीने की चीजों को भी तो सुरक्षित रखना है। तो अब हम आते हैं मिट्टी के फ्रिज पर।
भयंकर दोपहर में बच्चे एक बड़े से नीम के पेड़ की ठंडी छांव में बैठते हैं और यहीं भोला काका उन्हें उस जादुई चीज से मिलाते हैं जिसे चलाने के लिए बिजली की कोई जरूरत नहीं। राजू की उत्सुकता फिर से जाग उठती है। वो पूछता है, तो क्या इस फ्रिज को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत होगी? आजकल हम सब भी तो यही सोचते हैं ना। लेकिन जवाब है, बिल्कुल नहीं। ये फ्रिज बैटरी से नहीं बल्कि मिट्टी और पानी की गजब की प्राकृतिक ताकत से चलेगा। आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। इसे बनाना सच में बहुत आसान है। महेश और बच्चे मिलकर सबसे पहले जमीन में करीब 3 फीट गहरा एक गोल गड्ढा खोदते हैं। उसमें एक बड़ा घड़ा रखते हैं और आसपास की खाली जगह में गीली रेत भर देते हैं। फिर उस बड़े घड़े के अंदर एक छोटा घड़ा रखा जाता है और उन दोनों के बीच की जो 2 इंच की जगह बचती है ना, उसे भी भीगी हुई रेत से भर दिया जाता है। आखिर में ऊपर से एक गीली बोरी रख दी जाती है। बस तैयार हो गया हमारा प्राकृतिक फ्रिज, जहां सब्जियां और दूध एकदम सुरक्षित और ठंडे रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जादुई फ्रिज के पीछे साइंस क्या है। इसे कहते हैं वाष्पीकरणीय शीतलन, यानी इवेपोरेटिव कूलिंग। होता यह है कि जब बाहर की गर्म हवा इस गीली रेत और मिट्टी के मटके से टकराती है तो पानी भाप बनकर उड़ने लगता है और इस प्रक्रिया में वो पानी अंदर के छोटे घड़े की सारी गर्मी को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाता है, बिल्कुल हमारे आज के फ्रिज की तरह। ये प्राकृतिक तरीका अंदर की चीजों को एकदम बर्फ जैसा ठंडा कर देता है। और इस सब के बीच एक बहुत ही प्यारी चीज देखने को मिलती है, प्रकृति के प्रति करुणा। चंदा सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं सोचती, वो कुएं के पास रखी मिट्टी की छोटी छोटी कटोरियां उठा लाती है, क्योंकि भयंकर गर्मी से सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचना है। बच्चे इन कटोरियों में साफ पानी भरकर रस्सियों से पेड़ों की डालियों पर बांधते हैं ताकि प्यासे पक्षियों को भी इस चिलचिलाती धूप में थोड़ी राहत मिल सके। चलिए अब हम तैयारियों के आखिरी दिन पर आते हैं और बात करते हैं मीठी मिट्टी वाली हवा की। यह हमारा चौथा और शायद सबसे खुशबूदार रहस्य है, खस की चटाइयों से एयर कंडीशनिंग। महेश खस यानी वेटिवर ग्रास से बनी ही कुछ चटाइयां लेकर आते हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, इन चटाइयों से जो मीठी और सौंधी सी मिट्टी वाली खुशबू आ रही है ना, वो सीधा मन को शांत कर देती है। तो ये खास का कूलर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। इन चटाइयों को बस खिड़कियों और दरवाजों पर लटका दिया जाता है। फिर एक मग से इन पर खूब सारा पानी छिड़का जाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए बाहर से आने वाली वो आग जैसी गर्म हवा जब इस गीली और घनी घास के बीच से गुजरने पर मजबूर होती है तो क्या होता है? वो हवा न सिर्फ ठंडी हो जाती है बल्कि एक बहुत ही शानदार खुशबू के साथ घर के अंदर आती है। राजू आंखें बंद करके इसे महसूस करता है। सच में ये ठंडी हवा किसी भी बिजली वाले कूलर से कहीं ज्यादा अच्छी लगती है। तो अब सीधे 1 महीने आगे चलते हैं। भयंकर गर्मी को मात देना, प्रकृति के साथ तालमेल। गर्मियों का पीक सीजन आ गया है, सूरज मानो आसमान से आग उगल रहा है। लेकिन गांव में एकदम शांति है, कोई गर्मी से परेशान नहीं है। राजू और चंदा अपने उसी ठंडे घर के अंदर आराम से बैठे हैं और मजे से अपने मिट्टी के फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा ठंडा आम पन्ना पी रहे हैं, बिना किसी मशीन की आवाज के। वो एकदम बर्फ जैसा ठंडा है। शाम को जब सब गांव वाले चौपाल में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे खुशी खुशी इकट्ठा होते हैं तो महेश एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो वो हमारा ध्यान रखेगी। इस पूरे गांव ने ये साबित कर दिया है कि अगर मिलजुल कर काम किया जाए और अपने पुराने प्राकृतिक तरीकों को अपनाया जाए तो वो आज भी उतने ही कारगर हैं। हमें हर चीज के लिए मशीनों पर निर्भर रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात हो चुकी है, गांव के घरों की सफेद दीवारें चांदनी में हल्के हल्के चमक रही हैं। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, मशीनों को कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ आसमान में टिमटिमाते तारे हैं, झींगरों की आवाज है और एक बहुत ही सुखद ठंडक है। ये शांत गांव उन सब की मेहनत और इस प्राचीन ज्ञान की जीत का एक बहुत बड़ा सबूत है। इस शानदार और प्रेरणादायक कहानी को जानने के बाद एक अहम सवाल खड़ा होता है। आज के हमारे इस आधुनिक जीवन में खुद को ठंडा रखने के लिए हम प्रकृति के साथ इस तालमेल को कैसे अपना सकते हैं? क्या हम अपने इन कंक्रीट के घरों में इन बिना बिजली वाले रहस्यों का कोई रूप इस्तेमाल कर सकते हैं? एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य के लिए इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए।